सभी को मेरा अभिवादन। आज मैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण के विषय में अपना व्याख्यान देने वाली हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र में यह बताने वाली हूँ कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख अभिकरण हैं। राजनीतिक समाजीकरण को समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग माना जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रसिद्ध विद्वान अरिस्टोटल ने भी कहा है, मैन इज अ सोशल एनिमल। और इस समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं को समाज का सक्रिय सदस्य बनाता है। अर्थात समाजीकरण एक ऐसे सीख की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करती है। अगर इस अर्थ में हम राजनीतिक समाजीकरण को देखें तो स्पष्ट है कि यह राजनीतिक सीख की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने और अन्य लोगों की राजनीतिक भूमिकाओं के बारे में परिचय प्राप्त करता है। इसके द्वारा व्यक्तियों का ऐसा मानचित्र तैयार होता है जिसमें चयन और मूल्यांकन करने की क्षमता होती है और उसका विकास होता है। राजनीतिक समाजीकरण को नागरिकता, नागरिक प्रशिक्षण और नागरिक समाजीकरण के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रारंभ से ही अनेक दार्शनिकों और विद्वानों ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न पक्षों के स्पष्टीकरण का प्रयास किया है और राजनीतिक समाजीकरण की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो राजनीति शास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति का ही एक छोटा सा अंग है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी राजनीतिक भूमिकाओं को स्वीकार करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में निपुण होता है। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण सीख की एक प्रक्रिया या राजनीतिक सीख की एक प्रक्रिया कही जा सकती है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाने वाले सभी मूल्यों को समझता है, उन्हें सीखता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। कई परिभाषाएं दी गई हैं विद्यार्थियों राजनीतिक समाजीकरण के विषय में। इनमें से कुछ परिभाषाओं को मैं आपको बताती हूँ। आमंट और वर्वा ने कहा है, राजनीतिक समाजीकरण किसी व्यक्ति के ज्ञान की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जो समाज में उसकी स्थिति और सामाजिक संरचना से संबंधित है अथवा जो विभिन्न सामाजिक अभिकरणों के द्वारा निर्धारित होती है। स्टीफन बास्बी लिखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति न केवल सक्रिय राजनीतिक भूमिका अदा करते हैं बल्कि अभिव्यक्त राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व राजनीतिक मूल्यों की प्राप्ति करते हैं। विभिन्न विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं को जब हम देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि राजनीतिक समाजीकरण की कुछ विशेषताएं कही जा सकती हैं। जैसे हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक वस्तुओं, मूल्यों और गतिविधियों की उपयोगिता के विषय में पता चलता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाजीकरण सीखने की ही प्रक्रिया नहीं है बल्कि सिखाने की भी प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण का लक्ष्य जहां एक और यथास्थिति को बनाए रखना होता है, वहीं दूसरी ओर यह परिवर्तन में भी सहायक हो सकती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने यह जाना कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक प्रक्रिया की वह सीखने वाली वस्तु है जिसके आधार पर हम राजनीतिक मूल्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि हमारे इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण किन किन अभिकरणों के द्वारा होता है, राजनीतिक समाजीकरण की क्या क्या एजेंसीज हैं। चूँकि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक सीख की एक प्रक्रिया है, अतः यह सीख हमेशा से निरंतर से चलती रहती है। आमंट और पावेल राजनीतिक शिक्षा को जीवन काल की शिक्षा मानते हैं और इसको एक ऐसी शिक्षा मानते हैं जो निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति की इसमें सक्रिय भूमिका रहती है।
राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों की जहाँ तक बात है तो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक समाजीकरण का सबसे पहला अंग है परिवार या हमारी फैमिली। परिवार को सामाजिक गुणों का भंडार माना जाता है। विद्वान कहते हैं कि परिवार एक ऐसा झरोखा है जिसके अनुसार मनुष्य को बाह्य विश्व की झलक देखने को मिलती है। किसी भी बच्चे का अपना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता। राजनीतिक संस्कृति का प्रथम अध्याय उसे परिवार में अपने माता पिता से ही मिलता है। माता पिता के राजनीतिक विश्वासों या दृष्टिकोणों का बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनकी राजनीतिक संस्कृति का भी निर्माण होता है। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण से उनमें राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं भी राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। जैसे जैसे बच्चा परिवार से शिक्षण संस्थाओं में आता है, वैसे वैसे उसे राजनीतिक सीख के अतिरिक्त अनेक औपचारिक अवसर भी मिलते हैं और इन औपचारिक अवसरों से उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है और समाज से उसका परिचय होता है। बच्चों की राजनीति में या निर्णयों में सहभागिता होती है और बच्चे अधिक से अधिक राजनीतिक समाजीकरण की ओर आकृष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाजीकरण का तीसरा माध्यम है उनकी अपनी मित्र मंडली। मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण मानी जाती है। मित्रों के गुट, खेल के सहभागी भाई बहन एक स्थान पर काम करते हैं और इसके बाद मित्र मंडली का निर्माण होता है। एक उम्र समूह के ये सदस्य होने के कारण इनका वैचारिक स्तर लगभग समान होता है और इससे उनका राजनीतिक समाजीकरण संभव होता है। राजनीतिक समाजीकरण का चौथा महत्वपूर्ण साधन है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण इकाई माने जाते हैं। नवोदित राष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति का यह भी महत्व होता है कि राजनीतिक संस्कृति के सर्जन और परिवर्तन में राजनीतिक दलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक संस्कृति के विषय में बताते हैं और मनुष्य का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण है। राजनीतिक प्रेरणाओं को विकसित करने में राजनीतिक प्रतीकों का भी बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए भारत में गांधी, सुभाष, नेहरू आदि के चित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और भूभागीय स्वतंत्रता जैसी भावनाओं को संतुष्टि प्रदान की जाती है। पूर्व घटित घटनाओं की स्मृति और उसके प्रति जागृत भावना से भी राजनीतिक संस्कृति के लिए यथोचित राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। राष्ट्रीय और राज्य निर्माण के लिए प्रयुक्त अभिक्रियाओं का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है उसका भी राजनीतिक संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः ये राजनीतिक समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में क्रियाशील होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सेकेंडरी समूह भी होते हैं जो कि व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण में क्रियाशील होते हैं और राजनीतिक समाजीकरण की ओर अग्रसर करते हैं, जैसे कि व्यावसायिक समूह, सरकार, संदर्भ समूह, श्रमिक संघ, जनसंचार माध्यम आदि। इनके अलावा अनौपचारिक संस्थाएं ये भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करती हैं, जहां व्यक्ति कार्य करता है, मनोरंजन के लिए जाता है, सामूहिक रूप से वह राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेता है। जनसंचार के साधन ये भी राजनीतिक समाजीकरण का एक प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक विचार बनाता है, सूचनाएं ग्रहण करता है और राजनीति में गतिशील होने का प्रयत्न करता है। दबाव समूह भी राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण है। इसके माध्यम से जनता राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने का कार्य कर अपने उद्देश्य को पूरा करती है। व्यक्ति के मताधिकार का अधिकार, मताधिकार के साधन भी राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण है। इससे जनता को राजनीति में भागीदार बनने का एक सुनहरा मौका मिलता है। साहित्य और संस्कृति,
साहित्य और संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण के एक प्रमुख अभिकरण कहे जाते हैं। साहित्य संस्कृति समाज के प्राणियों में जागृति लाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा सरकार के क्रियाकलाप, सरकार किस प्रकार की अपनी क्रियाएं करती हैं, व्यक्ति के हित में कौन कौन सी बातों को सहभागी बनाती हैं, यह भी राजनीतिक समाजीकरण का एक प्रमुख अंग बन जाता है। इस प्रकार मैंने जो बातें आपको बताई हैं, इस विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण के अनेक अभिकरण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से परिचित होता है, जुड़ता है और क्रियाशील होता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को राजनीतिक ज्ञान, निपुणता, विश्वास, मानक, मूल्य, मनोवृत्ति, संवेग आदि को सीखने में सहायता देती है और उन्हें एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि राजनीति शास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण के क्या क्या प्रमुख अभिकरण हैं और कैसे यह संपन्न किया जाता है। थैंक यू।